Poetry of Earth by John Keats is today's discussion. And first of all, we should know that how this poem came to existence. So, as I already said, that this poetic composition was just a sort of competition. One of Keats's friend, he proposed to him that let us compose a poem on this topic that Earth is musical. पृथ्वी म्यूजिकल है, संगीतमय है. इसके ऊपर आओ हम दोनों एक कविता लिखें. थोड़े से ही समय में वो कविता की रचना हो गई और जॉन कीट्स की वो कविता अमर हो गई, द पोइट्री ऑफ अर्थ. टाइटल जैसा दिया हुआ है द पोइट्री ऑफ अर्थ, इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि पृथ्वी म्यूजिकल है, यानी कि पृथ्वी संगीतमय है. हर वक्त, हर क्षण, हर सेकंड पृथ्वी पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगीत चल रहा होता है. कहीं हवा सनसना रही होती है, कहीं पानी की लहरें कल कल छल छल की आवाज में संगीत छेड़ रही होती हैं, कहीं कोई मधुर स्वर में कोई चिड़िया तान छेड़ रही होती है, तो कहीं ह्यूमन वॉइस गा रहा होता है, तो कहीं सन्नाटा होता है. वो सन्नाटा अपने आप में एक संगीत होता है. उसको महसूस करने के लिए वैसा हार्ट चाहिए. मतलब अर्थ इज म्यूजिकल. अर्थ का जो रिवोल्यूशन है वो भी तो एक रिदम के ऊपर ही है. इस अर्थ का रचना ही रिदम के बेस पे हुआ है. अर्थ का जो रोटेशन है, दिन और रात का होना, पर्टिकुलर टाइम में इसका घूमना, ये कभी बंद नहीं हुआ करोड़ों अरबों साल से. तो ये अपने आप में एक रिदम है. फिर अर्थ का सन के किनारे किनारे घूमना, ये अपने आप में एक रिदम है. तो रिदम का मतलब किससे आया है? रिदम राइम से आया है. रिदम होना मतलब ताल होना, लय होना. जैसे ही हम लोग कोई रिदम सुनते हैं, हम लोग के पैर अपने आप ऊपर नीचे होने लगते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग के हाथ हिलने लगते हैं, हम लोग का सिर ऐसे ऐसे होने लगता है. ठीक है ना? तो इस बात को साबित करने के लिए कि पृथ्वी संगीतमय है, वो दो कीट पतंगों का एग्जाम्पल लेते हैं, दो इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल लेते हैं. पहला इंसेक्ट है ग्रासोफर. ग्रासोफर को तुम लोग बचपन में कहानी पढ़े होगे, एंट एंड ग्रासोफर, जिसमें आलसी ग्रासोफर की कहानी सुनाई गई है. ग्रीन कलर का एक छोटा सा कीट पतंग होता है, इंसेक्ट होता है, घास वगैरह में रहता है, गर्मी के दिनों में ज़्यादा दिखाई देता है. दो छोटी छोटी आंखें होती हैं ग्रासोफर की. और दूसरा कीट पतंग है क्रिकेट. क्रिकेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं झिंगूर. ये रात का पहर देहात वगैरह में, जहाँ ग्रामीण इलाका होता है, वहाँ पर रात को झिंगूर का एक झंझनाहट वाली आवाज़ आती है. ठीक, वो कई लोगों को प्लीजेंट भी लगता है, कई लोगों को अनप्लीजेंट भी लगता है. तो इन्हीं दोनों कीट पतंगों का एग्जाम्पल लेके दिखाया गया है कि अर्थ इज म्यूजिकल. अब देखो, सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि पोएम ये कैसा पोएम है. तो ये पोएम भी एक सोनेट है. सोनेट यानी कि वो पोएम जो कि 14 लाइन्स में लिखा जाता है. द पोएट्री ऑफ अर्थ से लेकर के और सम प्लीजेंट वीड, वहां पर देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है 8th लाइन के एंड में. ये जो 8 लाइन का कॉम्बिनेशन है, ये ऑक्टेव है, यानी कि ये पेट्रार्कन सोनेट है, इटालियन सोनेट. और फिर दूसरा पार्ट सोनेट का शुरू हो रहा है द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, वहां से लेकर के द ग्रासोफर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, यहाँ पे खत्म हो रहा है सेस्टेट, यानी 6 लाइन्स. तो जो पेट्रार्कन सोनेट होता है वो 8 लाइन और 6 लाइन में डिवाइडेड होता है. आप सभी लोग पहले से ही जानते हो. इस पोएम का अगर हम लोग राइमिंग पैटर्न देखें, राइम स्कीम, तो डेड के साथ मैच कर रहा है चौथा लाइन मेड. वो जो मेड है ना, वो शॉर्ट फॉर्म है मीडो का, MEADO. मीडो मतलब होता है कोई घास वाला जगह, चारागाह, जहाँ पे गाय भैंस बैल घास चरने के लिए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मीडो. ठीक है ना? आपने वो ड्रामा में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, प्ले में पढ़ा होगा, ऑक्सन मीडो. तो ये मीडो का शॉर्ट फॉर्म है मीड. इसको हम लोग मेड पढ़ेंगे ताकि डेड के साथ मैच हो जाए, राइमिंग आ जाए इसका. फिर ये लीड है 5वें लाइन में. अब फिर 8वें लाइन में क्या है? वीड है. तो लीड और वीड, तो डेड, मेड, लीड, वीड, ये देख रहे हो ना, इन चौथे चौथे लाइन का आपस में कॉम्बिनेशन. दूसरे तीसरे का आपस में कॉम्बिनेशन है. दूसरे लाइन के लास्ट में क्या है? सन. और तीसरे के लास्ट में है रन. तो सन का कॉम्बिनेशन रन के साथ. तो क्या क्या हो गया राइमिंग पैटर्न? ए बी बी ए, फिर ए बी बी ए. देखो छठे लाइन में क्या दिखाई दे रहा है? डन. और 7वें में फन. ये दोनों मैच कर रहा है सन और रन के साथ. तो ए बी बी ए. और फिर सेस्टेट में क्या है? नेवर. नेवर का किसी के साथ? एवर के साथ मैचिंग है. फ्रॉस्ट का लॉस्ट के साथ मैचिंग है.
श्रिल्स का हिल्स के साथ मैचिंग है, तो कॉम्बिनेशन ये हो गया ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, है ना, सी डी ई सी डी ई, ये हो गया इसका राइमिंग पैटर्न। अब आइए हम लोग पोएम को डिस्कस करें। The poetry of earth is never dead। पृथ्वी का जो संगीत है, पोएट्री, ये पोएट्री प्लूरल है पोएम का, कविता का संग्रह, उसे कहते हैं पोएट्री। तो अर्थ की पोएट्री इज नेवर डेड, कभी खत्म नहीं होती। कवि के अनुसार कवि ये कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी संगीतमयी है। जो पृथ्वी एक लय में, एक ताल में हर वक्त घूम रही है, उसके ऊपर संगीत कुछ ना कुछ आता ही रहता है, कभी डेड नहीं होता। डेड होना मतलब खत्म होना, नेवर डेड means it never comes to end। When all the birds are fent with a hot sun, all the birds are fent, all the birds during summer hours, during the afternoon hours in summer, what happens? The birds are supposed to be singing, okay? The birds are supposed to be singing। चिड़ियाएं जो होती हैं वो गीत गाती हैं, ऐसा माना जाता है। कब? गर्मी के मौसम में। ठीक है भाई, बहुत खुश होती हैं, बहुत गीत सुनाती हैं। All the birds are faint, लेकिन कब तक गीत गाएंगी? इतना धूप होता है, इतनी गर्मी होती है, इतना टेम्परेचर होता है, गर्मी के समय में दे आर फेंट, वो सारी चिड़ियाएं फेंटेड हो जाती हैं, थक जाती हैं। ठीक है, सारा उनका सुरीलापन खो जाता है, गुम सा हो जाता है उस गर्मी की वजह से, उस थकान की वजह से। विद द हॉट सन, उस गर्म सूरज की वजह से थक जाती है। अरे भाई, चिड़ियों की बात छोड़ो, हम लोगों का भी वही हाल होता है। हम लोग भी अप्रैल महीने में, मई जून के महीने में जब रास्ते में चलते हैं तो धूप की गर्मी जो होती है बर्दाश्त नहीं होती है। इतनी ज़्यादा धूप की गर्मी होती है कि हम लोग भी फेंटेड हो जाते हैं। कोई तुमको कहेगा कि जरा गाना सुनाओ, और तुमको पसीने से तरबतर हो, गाना याद आएगा? तो when all the birds are faint with a hot sun and hide in cooling trees, जब सारी चिड़ियाएं थक जाती हैं, चूर हो जाती हैं, मूर्छित सी हो जाती हैं, फेंटेड हो जाती हैं, तब वो क्या करती हैं? कूलिंग ट्रीज में जाकर छिप जाती हैं। कूलिंग ट्रीज मतलब छायादार वृक्ष, उसमें जाकर छिप जाती है। अ वॉइस विल रन, छायादार वृक्ष में जाके छिप जाती है लोग जान बचाने के लिए, कि कम से कम थोड़ा ठंडक मिले, थोड़ा शीतलता मिले। ठीक है ना, चौड़े चौड़े पत्तेदार पेड़, उसमें जाकर चिड़ियाएं बैठ जाती हैं। अ वॉइस विल रन, तब क्या होता है? जब चिड़ियों की आवाज बंद हो जाती है, तब वहां पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया ना, अब कौन सुनाएगा गाना? गाना तो बंद हो गया, अब कहाँ से आएगा गाना? तो कवि ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में फिर एक वॉइस शुरू हो जाता है आना। अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज, एक आवाज आना फिर से शुरू हो जाता है। जैसे चिड़ियों की आवाज बंद होती है, एक दूसरा आवाज शुरू हो जाता है, और वो आवाज सुनाई देता है फ्रॉम वन हेज टू अनदर हेज। हेज क्या होता है? तो झुरमुट होता है घास का, बहुत सारे नुकीले कटीले घास एक जगह पे जम के उग जाते हैं, तो वो हेज होता है। तो कभी एक हेज से आ रहा होता है, कभी दूसरे हेज से आ रहा है। इसका मतलब ग्रासोफर कभी एक हेज में होता है, फिर उड़ के दूसरे हेज में चला जाता है। अबाउट न्यू मोन मीट, और ये हेज होता किधर है? न्यू मोन मीट में, मीडोज जो अभी न्यूली मोड हुआ है। मोड हुआ है मतलब न्यूली अभी कटा है, मोन हुआ है मतलब उसकी मोइंग की गई है, उसकी कटिंग की गई है, अभी हाल ही में काटा गया है, उसको फ्रेश बनाया गया है। जैसे बहुत झाड़ीदार हो जाता है बारिश के दिनों में, घास वास बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर शीत ऋतु आते आते क्या करते हैं लोग मैदानों में, उसको काट काट करके शेप में ला देते हैं, सुंदर बना देते हैं, उठने बैठने खेलने घूमने लायक बना देते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ न्यू मोन मीट, मतलब अभी फ्रेशली कटा है, मोड किया गया है, काटा गया है, ऐसा मीडोज। उसी मीडोज में हेजेस हैं, एक हेज में सुनाई दे रहा है आवाज, फिर दूसरे हेज में सुनाई दे रहा है, ये आवाज किसकी है पता चलेगा अभी। दैट इज द ग्रास होपर, वो आवाज किसका होता है? ग्रास होपर का। ग्रास होपर, ही टेक्स द लीड, वो ग्रास होपर अब लीड ले लेता है। लीड लेने का मतलब जिम्मेदारी ले लेता है, पृथ्वी के संगीत को कायम करने की जिम्मेदारी अब ग्रास होपर ले लेता है। अब तक ये जिम्मेदारी किसके हाथ में था? अब तक ये लीडरशिप था बर्ड्स के हाथ में, अब ये लीडरशिप कौन ले लिया? ग्रास होपर। अब हम मशाल लेकर आगे बढ़ेंगे, हम इस टॉर्च को आगे लेके बढ़ेंगे, इस संगीत को जिंदा रखेंगे, पृथ्वी के संगीत को जिंदा रखेंगे। अब हम गाएंगे इन समर लग्जरी, ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी। और समर महीने में वो ग्रासहोपर
खूब लग्जरियस होता है, खूब मजे करता है भाई, खूब मस्ती करता है, खूब नाचता है, खूब गाता है, खूब मजे करता है समर महीने में. ही हैज नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स. और वो अपने डिलाइट्स से, अपने आनंद से, डिलाइट्स का मतलब क्या होता है? आनंद. आजकल दूध आता है कंट्री डिलाइट, स्पेलिंग थोड़ा चेंज किया हुआ रहता है, मतलब देशी आनंद, है ना. तो वो अपने आनंद में थोड़ा सा भी कमी नहीं करता है, खूब मजे करता है. इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन विथ. डन विथ क्या है? फ्रेजल वर्ब. मतलब कभी रुकता नहीं है, कभी ठहरता नहीं है आनंद उठाने में, आनंद मनाने में. फॉर वेन टायर्ड आउट विथ फन. क्योंकि जब वो थक जाता है ना, थोड़ा सा थक जाता है, यहाँ एक जगह लिखा हुआ है थकता नहीं है, उसका आनंद उठाना कभी कमता नहीं है. लेकिन फिजिकल बॉडी का तो एक स्टेमिना का पावर होता है ना, मतलब एक लिमिट होता है ना, है ना. कब तक कोई कितना कर पाएगा. तो जैसे मान लो आप आनंद ले रहे हैं, आनंद लेते लेते थोड़ा थक गए तो थोड़ा सा रुक गए. अब जब रुक गए थोड़ा सा, फिर से फिजिकल पावर फिर से रिज्यूम आ जाएगा, बॉडी में फिर से एनर्जी आ जाएगी, फिर से शक्ति आ जाएगी, फिर नाचेंगे, फिर गाएंगे, फिर आनंद लेंगे. तो वही उसके साथ ही होता है. ही हैज नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स. आनंद उठाने में थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ता है. फॉर व्हेन टायर्ड आउट, जब थोड़ी देर के लिए थक जाता है ना, फन करते करते, मजे करते करते, ही रेस्ट्स एट ईज. तब थोड़ा रेस्ट ले लेता है, आसानी से सिंपल तरीके से कहीं बैठ जाता है, अपने आलस में बैठ जाता है, अपने आराम में बैठ जाता है, थोड़ा आराम फरमाने लगता है थोड़ी देर के लिए. बेनिथ सम प्लीजेंट वीट. और कहाँ बैठ जाता है? बेनिथ. बेनिथ का मतलब अंडर. अंडर सम प्लीजेंट वीट. प्लीजेंट मतलब आनंद देने वाले वीट. वीट क्या होते हैं? छोटे छोटे जड़ी बूटियों को बोलते हैं वीट. यहाँ पे वीट क्या है? घास. उन्हीं घासों के बीच में, उन्हीं घासों के नीचे छिप कर बैठ जाता है, थोड़ा रेस्ट ले लेता है. और जैसे ही रेस्ट लेने के बाद फिर से उसको शक्ति आ जाती है, फिर से रिज्यूम करता है, फिर गाना गाना शुरू, फिर नाचना शुरू. अब आइए हम लोग सेस्टेट की तरफ ध्यान दें. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. पहला लाइन सेस्टेट का ऑक्टेव के पहले लाइन से मैच कर रहा है, सेम रिपीटिशन है, सिर्फ वर्ड थोड़ा सा चेंज हो गया है. ऊपर था द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, कभी नहीं मरता है, मतलब कभी खत्म नहीं होता है. और नीचे लिखा हुआ है द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. सीज का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉपिंग नेवर, मतलब इट नेवर कम्स टू स्टॉप. एक ही बात हुआ, पोइट्री ऑफ अर्थ कभी खत्म नहीं होता. अब कैसे खत्म नहीं होता, ये दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं. अब सवाल ये खड़ा होता है कि मान लो गर्मी के मौसम में तो ग्रास ऊपर ने बचा लिया अर्थ की पोइट्री को, लेकिन ठंड में क्या होगा भाई? यूरोपियन कंट्री का ठंड हमारे इंडिया के ठंड जैसा नहीं होता है. हमारे इंडिया के ठंड बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे कोलकाता में ठंड जाएगा तो 8 डिग्री जाएगा, 9 डिग्री जाएगा, उतना भी नहीं जाता है ना, वो भी रात वक्त के टाइम में. लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ठंड होता है -डिग्री सेंटीग्रेड, -20, -30, चारों तरफ बर्फ बर्फ बर्फ, स्नोफॉल, फ्रॉस्ट, फ्रोजन बर्फ, आइस. इतनी ठंड में जहां एक इंसान दिखाई नहीं देगा रास्ते में, वहां कौन गाना गाएगा भाई? तो अब बात आएगी क्रिकेट की. ऑन अ लोन विंटर इवनिंग. हाँ, ये वो क्रिकेट नहीं है क्रिकेट खेलने वाला, ये क्रिकेट का मतलब झिंगुर. ऑन अ लोन विंटर इवनिंग. लोन का मतलब एकदम डेजर्टेड, निर्जन, जहां एक इंसान ना हो, उसको कहते हैं लोन. ऑन अ लोन विंटर इवनिंग. विंटर का इवनिंग लोन होता है. हम अपने कोलकाता में तुलना कर लें समर का इवनिंग और विंटर इवनिंग, तो समर के इवनिंग में देखोगे सब लोग भाई गंजी वंजी लुंगी उंगी पहन के घूम रहा है बाहर, हवा हवा खा रहा है, ठीक है ना. लेकिन ठंड के टाइम में सब 10 बजे तक सब अंदर, ठीक है ना, रास्ता एकदम सन्नाटा, आग वाग जल रहा होता है, जहां तहां लकड़ियों वकड़ियों को लोग जला कर आग सेक रहे होते हैं. तो ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, विंटर इवनिंग एकदम डेजर्टेड होता है ठंड की वजह से. व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रफ्ड साइलेंस. फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट बोलते हैं जमा हुआ बर्फ को. स्नोफॉल जब होता है ना, स्नोफॉल गिरते 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 नीचे वो जम जाता है, पूरा शील्ड बन जाता है बर्फ का, उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट. एकदम चिकना, स्लिपरी, ऐसा हो जाता है. हैज रफ्ड साइलेंस. फ्रॉस्ट जो होता है ना, वो साइलेंस रफ्ट कर देता है. रफ्ट करना मतलब कॉज्ड. अगर इसको पैसिव वॉइस में पढ़ें तो कैसा मीनिंग आएगा? साइलेंस इज कॉज्ड बाय द फ्रॉस्ट. साइलेंस हैज बीन कॉज्ड बाय द फ्रॉस्ट, ये इसका मीनिंग हुआ. यानी कि जो पूरा सन्नाटा छाया रहता है स्ट्रीट में या कंट्री साइड एरिया में, किसकी वजह से? फ्रॉस्ट की वजह से. फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स. ऐसे सिचुएशन में स्टोव के पास से, स्टोव यहाँ पर वो स्टोव नहीं है केरोसिन वाला, वो पंप मारने वाला, वो स्टोव नहीं है.
यहाँ स्टोव का मतलब है बोनफायर, यहाँ पे स्टोव का मतलब वो लॉग फायर, जो लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करके लोग जलाते हैं और किनारे किनारे चेयर वगैरह बैठकर उसको, चेयर वगैरह लगा के बैठकर उसको सेक लेते हैं, अपने बॉडी को गर्म करते हैं, हीट लेते हैं, उसको बोलते हैं लॉग फायर या बोनफायर। तो फ्रॉम द स्टोव, ऐसे ही किसी बोनफायर या लॉग फायर के पास से देयर श्रिल्स, वहां से तेज आवाज सुनाई देती है, श्रिलिंग साउंड, कानों को चुभने वाली, कानों को महसूस होने वाली बहुत तेज आवाज। द क्रिकेट सॉन्ग, किसकी आवाज सुनाई देती है? क्रिकेट की, उसी आग के कहीं आसपास से चिल्ला रहा होता है, गा रहा होता है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और वार्मथ जो है ना वो और बढ़ जाता है। वार्मथ बढ़ जाता है मतलब पहले से वार्मथ कहाँ से आया? पहले से वो वार्मथ आया हुआ है आग जलाने से, फायर से। वहां पे बॉन फायर चल रहा है ना, लॉग फायर चल रहा है, उस लॉग फायर से पहले से ही वार्मथ है, गर्माहट है, पहले से ही आनंद मिल रहा है। अब जब क्रिकेट की सॉन्ग सुनाई देती है तो वो इंक्रीजिंग एवर, वो और बढ़ जाता है, वो वार्मथ और बढ़ जाता है, एक लेवल और ऊंचा हो जाता है वार्मथ, वो आनंद। एंड सीम्स टू वन, और वो आनंद लेने वाला इंसान जो बैठ के गर्मी सेक रहा होता है, जो जब म्यूजिक सुनता है ना क्रिकेट का, तो उसको कैसा लगता है? इन ड्रॉजीनेस हाफ लॉस्ट, दैट मैन इज इन ड्रॉजीनेस। ऐसे माहौल में एक इंसान को झपकियां आनी शुरू हो जाती हैं नींद की। ठंड आ रहा है ना, जब आप कुछ कवरिंग नहीं लिए रहोगे, कुछ गर्म कपड़ा नहीं पहनोगे, तो आपको ठंड लगेगा, आप थोड़ा रेस्टलेस फील करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप कुछ शॉल वगैरह ले लोगे, स्वेटर ले लोगे, जैकेट ले लोगे और आग सेकने लगोगे, तो आपको बॉडी को कंफर्ट मिलेगा, और कंफर्ट मिलेगा तो आप ड्रॉजी फील करने लगोगे। ड्रॉजी कैसे फील करते हैं भाई? तुरंत आपकी आंखें झपकने लगेंगी, आप आप सोने लग जाओगे। एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजीनेस हाफ लॉस्ट, और उस इंसान को ड्रॉजीनेस फील होने लगती है। मैंने अभी बताया किसको ड्रॉजीनेस फील होने लगती है? जो ठंड के टाइम में इतना अच्छा कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट जब पाता है ना, गर्माहट, आग की गर्माहट जब बॉडी को सेकता है, तो उसको आलस आने लगती है, नींद आने लगता है, ड्रॉजी फील करने लगता है, क्या आनंद में चला जाता है, आंखें बंद होने लगती हैं। ठीक, हाफ लॉस्ट, और उस ड्रॉजीनेस में वो हाफ लॉस्ट हो जाता है। हर इंसान ड्रॉजीनेस में हाफ लॉस्ट हो जाता है। जब हम कुछ पढ़ा रहे हो और तुमको नींद आ रही हो, तो तुम ड्रॉजी फील करोगे। तो वॉट एवर आई सेड टू यू, यू डिडंट पे हिट टू दैट, तुमने कोई ध्यान नहीं दिया उस बात को, बिकॉज यू वेर हाफ लॉस्ट। फिजिकली तुम यहाँ पे हो, मेंटली तो तुम यहाँ हो नहीं, एब्सेंट हो, मेंटली कहीं और हो। तो वो इंसान भी मेंटली एब्सेंट हो जाता है। इतना मजा आता है उसको, इतना आनंद आता है, एक तो वो आग की गर्माहट, और एक तो वो झिंगुर का गाना, उसके एक म्यूजिक से वो इतना आनंदित हो जाता है कि हाफ लॉस्ट हो जाता है। फिजिकली वो ठंड में बैठा हुआ है, विंटर में बैठा हुआ है आग के सामने, और मेंटली कहाँ पहुंच जाता है? द ग्रासोफर्स एमंग सम ग्रासी हिल्स, मेंटली पहुंच जाता है गर्मी के मौसम में, जहाँ पहाड़ियों पे न्यूली फ्रेश मोड मीडो है, और उस मीडो में ग्रासोफर है, और ग्रासोफर गाना गा रहा है, और वो गर्मी के टाइम में झूम झूम कर उस गाने को सुन रहा है। तो उस हाफ लॉस्ट सिचुएशन में वो चला जाता है गर्मी के मौसम में, ठंडे में गर्मी का एहसास होने लगता है उसको, है ना? किसकी वजह से? उस म्यूजिक की वजह से। वो म्यूजिक उसको याद दिलाती है ग्रासोफर की म्यूजिक। वो भी कौन सी म्यूजिक? जो गर्मी के टाइम में ग्रासोफर गाया करता था, वो म्यूजिक की याद दिलाती है क्रिकेट की म्यूजिक। तो आई गेस सबको समझ में आया। थैंक यू।